है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी बिलीनियर्स हार्ड हस्बैंड, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 31। एक कमरे के भीतर, जहाँ पहले से ही सोफे पर बैठी अंजना गुप्ता काफ़ी सख्त नजर आ रही थी, तभी वहाँ जाते हुए राकेश गुप्ता के साथ बसंत और सुलोचना भी थोड़ा कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे थे। हमारा दाव तो उल्टा ही पड़ गया। हमें तो लगा था कि उस गार्ड को मारने के बाद हमें उस आयांश का असली चेहरा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो वो, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन भाई साहब मैंने तो पहले ही कहा था कि वो गार्ड सच बोल रहा है। उसका उस लड़के से कोई भी नाता वाता नहीं है। बस आयांश ने उसे पान गुटखा चबाने के लिए थोड़े पैसे पकड़ा दिए होंगे और उसे हम लोग गलत समझ लिए। नहीं तो फिर आप लोग ही सोचिए, खुद के नज़रों के सामने इतना बड़ा खंजर देखकर भी वो गार्ड अपनी जुबान से हिला नहीं। यहाँ तक कि खंजर पेट के भीतर घुसने के बाद भी वो अपनी बात पर अटल रहा कि उसे उस लड़के यानी कि आयांश के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि ऐसे में तो एक गूंगा भी बोलने लग जाता है। फिर उसके पास तो पहले से ही जुबान था, आखिर वो कब तक चुप रहता। जहाँ भी राकेश गुप्ता अपनी बातों को पूरा कर पाते, उससे पहले ही उनकी बातों को बीच में काटते हुए सुलोचना ने कहा था। तो वही पास खड़े बसंत अवस्थी थोड़े सकपका से गए थे, क्योंकि पिछली रात एक वही थे जो आरुष के पीछे गए थे और उन्होंने ही आरुष को वो पैसे पकड़ाते हुए देखा था, जिसके आधार पर उन्होंने उस गार्ड को आरुष के साथ मिला हुआ समझकर उसके ऊपर वार किया था, ताकि उस गार्ड के जरिए वो लोग आरुष की सच्चाई जान सकें। लेकिन इस बार भी उन्हें हार ही नसीब हुआ था। तो उधर दूसरी तरफ कमरे के भीतर जाते ही आरुष बिना कुछ कहे बस आयत के गले से लग गया था, जिसे देख आयत थोड़ी चौंक सी गई थी। वह उसके बाजुओं को पकड़ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही आरुष ने इस बार उसकी कमर पर भी अपनी बाजुओं की पकड़ कस ली थी। प्लीज़ अभी कुछ मत कहो, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, कुछ देर ऐसे ही रहने दो ना, आरुष ने एक हल्की धीमी आवाज़ में कहा था, जहाँ इस वक्त उसकी बातों में भी एक थकावट साफ नजर आ रही थी। उसे समझते ही आयत कुछ क्षण तक ऐसे ही शांत खड़ी रही, लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी आरुष को वैसे ही चुपचाप खड़ा देख इस बार आयत ने उसके बाजुओं को पकड़ उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए कुछ कहना चाहा था। लेकिन इस वक्त आरुष की हुई लाल आंखों को देख वह थोड़ी घबरा सी गई थी। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और इतना कहते हुए अपनी उंगलियों को उसके माथे से सटा दिया था, जैसे वह यह कंफर्म करना चाहती हो कि आरुष की तबीयत ठीक है या नहीं। तभी आरुष उसकी हथेलियों को पकड़ लिया था। क्या तुम उम्र भर ऐसे ही मेरे साथ खड़ी रहोगी? मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दोगी? आयांश, ये तुम क्या कह रहे हो? आरुष की बातों को सुनते हुए आयत अब तक थोड़ी हैरान थी। तो वही आरुष इस बार अपनी दोनों हथेलियों को उसके गाल पर रखते हुए आगे कहा, आई लव यू, बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, इतना कि तुम्हें खुद के पास रखने के लिए मैं कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार हूँ। क्या तुम भी मुझसे इतना प्यार करोगी? आयांश, बाद में इन बातों से मुकर तो नहीं जाओगे? कभी नहीं, खुद की जान दे दूंगा, लेकिन अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस पूरी दुनिया में प्रलय ला दूंगा, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, यह वादा है मेरा। आरुष का इतना कहना था कि अब तक आयत की आंखें नम हो चुकी थी, जैसे कि अब तक वह भी किसी अपने का प्यार पाने के लिए तरस रही हो। और आज आरुष ने उसके इस कमी को पूरा कर दिया था। वह तुरंत अपने पंजों के बल खड़े होते हुए आरुष के लिप्स से अपने लिप्स को जोड़ दिया था। तो वही आरुष ने भी अपने दोनों बाजुओं को उसकी कमर में फंसाते हुए उसे खुद के काफ़ी करीब कर लिया था, जहाँ इस वक्त उनका प्यार इतना इंटेंस हो चुका था कि खुद उन दोनों को ही होश नहीं था।
तभी आरुष के पॉकेट में रखा उसका फ़ोन एक वाइब्रेशन के साथ बज उठा था, जो शायद उन्हें होश में लाने का काम किया था। और तुरंत वह दोनों अलग भी हो गए थे। तभी आरुष ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर डैड का नाम फ्लैश होता देख अपनी भौहों को सिकोड़ लिया था। लेकिन वो अभी उस फ़ोन कॉल के साथ कुछ कर पाता, उससे पहले ही आयत ने कहा, अब तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक है? जिसे सुन आरुष एक क्षण के लिए नासमझी में चौंक सा गया था। शायद वो भूल चुका था कि आज दोपहर में आयत के ऑफिस में उसने उस गार्ड को अपना बाप बताकर ही वहाँ से गया था। तो वही उसे याद करते ही उसने अपनी गर्दन को बस हाँ में हिला दिया था। तब तक उसका फ़ोन भी बजना बंद हो चुका था, जिसे देख आरुष उसे वापस से अपने पॉकेट के हवाले कर पाता। उससे पहले ही एक बार फिर से आदित्य मलिक का फ़ोन बज उठा था और आरुष एक बार फिर से थोड़ी असमंजस में नजर आने लगा था, जिसे देख इस बार आयत ने उसके सीने पर अपनी हथेलियों को रखते हुए कहा, आयास, इस वक्त शायद तुम्हारे डैड को तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए अभी तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। आयत का इतना कहना था कि आरुष की नज़रों में एक हैरानी थी, जिसे कहीं ना कहीं आयत भी काफ़ी अच्छे से समझ रही थी। इस वजह से अपनी बातों को जारी रखते हुए उसने आगे कहा था, आयास, आई नो कि अभी भी मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और सबसे बड़ी बात कि तुम कौन हो। इतना कहते हुए आयत ने इस बार उसकी हथेलियों को पकड़ लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा दिल तुम्हारे ऊपर भरोसा करने से पीछे नहीं हटता, इसलिए मैं एक बार फिर से तुमसे यही कह रही हूँ, प्लीज़ मुझे धोखा मत देना, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स का मजाक मत बनाना। बाकी तुम्हें जब भी ठीक लगे तुम मुझे आराम से अपने बारे में बता सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें अपने डैड के पास जाना चाहिए। होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए आयत का इतना कहना था कि आरुष ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया था और अगले ही पल वो काफ़ी जल्दबाजी में वहाँ से बाहर भी निकल गया था। तो वही पीछे रह गई आयत, जिसके होठों पर अब तक एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अपने कमरे में दीवार से टंगे सारिका माहेश्वरी और दिलीप गुप्ता के पोर्ट्रेट के पास खड़ी होते हुए थोड़ी सीरियस हो चुकी थी। माँ, मुझे सालों बाद किसी के ऊपर भरोसा हुआ है, उससे एक अपनेपन का एक लगाव सा हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक शंका भी है कि आयांश भी कहीं बाकियों की तरह नहीं होगा ना। तो उधर काफ़ी जल्दबाजी में आसियाना के भीतर जाते हुए आयांश को देख अविनाश ने उससे कुछ कहना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही आरुष जल्दबाजी में ही स्टडी रूम के भीतर चला गया था, जहाँ भीतर एक सोफे पर बैठे आदित्य मलिक एक फाइल के पन्नों को उलटते पलटते हुए थोड़े चिंतित नजर आ रहे थे कि तभी उनके सामने खड़े होते हुए आरुष ने कहा, यस डैड, आपने मुझे बुलाया। जहाँ अभी आरुष का इतना कहना था कि आदित्य मलिक एक नज़र उसे देखते ही जैसे काफ़ी गुस्से में नजर आने लगे थे, तभी वह हाथ में पकड़े उस फाइल को सामने टेबल पर ही पटकते हुए लगभग चीख उठे थे। आजकल तुम कर क्या रहे हो? और अगर बिजनेस में इतनी ही दिलचस्पी नहीं है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसे खेल खेल कर तुम जताना क्या चाहते हो कि तुम बहुत काबिल इंसान हो? डैड, वो मैं जस्ट कीप क्वाइट आरुष मलिक, अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई हैं। आदित्य मलिक को गुस्से में देख और उनकी बातों को सुनते हुए आरुष कुछ कहता, उससे पहले ही उसकी बातों को काटते हुए मिस्टर मलिक ने कहा था, और अब तक अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए वह ठीक आरुष के सामने ही जाकर खड़े भी हो गए थे। मैंने तुम्हें थोड़ी छूट क्या दे दी? तुम तो जैसे हर चीज़ से बेफिक्र हो चुके हो। जस्ट लिसन आरुष, मैंने तुम्हें सिर्फ उस आयत माहेश्वरी की हेल्प करने की परमिशन दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लड़की किसी मुसीबत में पड़े और उसका असर मेरी पत्नी के ऊपर देखने को मिले।
सिर्फ तुम्हें इतनी सी बात की परमिशन दी है, लेकिन तुम तो खैर, फिलहाल तुम एक बात कान खोल कर सुन लो। इसके आगे मैं उस लड़की को इस घर की बहू के लिए कभी भी परमिशन नहीं दे सकता। और हाँ, तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो फिर मैं भी अपने कंपनी के सारे प्रोजेक्ट से तुम्हें टर्मिनेट कर रहा हूँ। इसलिए कल से ऑफिस आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट? बट डैड, जस्ट लीव। मुझे जितना कहना था वो मैं कह चुका हूँ, अब तुम जा सकते हो। आदित्य मलिक की बातों को सुनते ही आरुष चौंक सा गया था। यहाँ तक कि वो कुछ कहना भी चाहता था, लेकिन वो अपनी बातों को कह पाता उससे पहले ही आदित्य मलिक सिंह ने उसे वहाँ से जाने का भी इशारा कर दिया था, जिसे सुन आरुष भी तुरंत उस कमरे से बाहर निकलते हुए अपने कमरे के भीतर चला गया था। लेकिन इस बात से अनजान कि स्टडी रूम के भीतर हो रही आदित्य मलिक और आरुष के बीच उन सभी बातों को बाहर खड़े अविनाश ने सुन लिया था, जहाँ इस वक्त एक क्षण के लिए अविनाश काफ़ी अवाक रह गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। लेकिन कुछ क्षण बाद ही उसका चेहरा गुस्से में जैसे तमतमा उठा था और वह भी वहाँ से आगे बढ़ते हुए अपने कमरे के भीतर चला गया था। लेकिन भीतर जाते ही शोकेस पर रखे वॉच को वो ज़मीन पर पटकते हुए लगभग चीख उठा था। इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ। नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। इतना कहते हुए अविनाश ने अब तक शोकेस से दूसरा वॉच उठाते हुए सामने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर पटक दिया था, जहाँ वो मिरर टुकड़ों में बंटते हुए फर्श पर बिखर चुका था। तो वही अब अविनाश भी फर्श पर बैठते हुए लेकिन गुस्से में हाँफ रहा था, जैसे इस वक्त उसके जहन में सालों पहले की कोई घटना चल रही हो। सालों पहले, जहाँ अतीक मलिक का अपनी पत्नी वंदना मलिक के ऊपर जुल्म करते थे मलिक खानदान के तीनों बच्चों के मन में सारिका माहेश्वरी और उनकी बेटी आयत के लिए नफरत भर चुका था। तो वही आरुष भी अक्सर आयत के साथ उलझ जाया करता था। इस वजह से उनके बीच की नफरत भी बढ़ती जा रही थी, जिसे कम करने की कविता मलिक ने लाख कोशिश की थी, लेकिन वह आरुष के मन से आयत की उस नफरत को कम नहीं कर पाई थी। और वक्त ऐसे ही बीतने लगा था। लेकिन स्कूलिंग ईयर के आखिरी साल में न जाने क्यों आरुष के मन में आयत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। वह उसके साथ उलझने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा उससे एक दूरी बनाकर रहने लगा था। अगर कभी अविनाश आयत के खिलाफ उससे कुछ कहता तो वह आखिरी साल में होने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम व उसकी स्टडी का बहाना देकर वह उसकी बातों को इग्नोर कर देता। तो वह अगर दूसरा कोई आयत को तंग करता तो उसकी ढाल बनकर हर वक्त मौजूद रहता, जो कहीं न कहीं अविनाश को यह बात खटकने से लगी थी। लेकिन उस वक्त वह भी शांत था और एक दिन बोर्ड एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, जिसके बाद आरुष की शैतानियों को ध्यान में रखते हुए कविता मलिक ने आगे की स्टडी के लिए आरुष को अब्रॉड भेजने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन आरुष यही मुंबई में ही रहना चाहता था। शायद इसकी वजह आयत थी, क्योंकि उसके दिल में आयत के लिए एक अलग तरह की फीलिंग्स पैदा हो चुकी थी। लेकिन वही आयत जो आज भी उससे नफरत ही करती थी, आरुष को खुद के करीब आते देख, उससे बात करते देख, वह उसे इग्नोर ही किया करती थी। तभी एक रात ऐसी घटना घटी जिससे पूरा मलिक परिवार हिल सा गया था। अगली सुबह उठते ही सभी ने पाया कि अद्विक की पत्नी वंदना मलिक ने खुद को सीलिंग के सहारे लटकाकर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था, जिसकी वजह से अविनाश जैसे किसी सदमे में जा चुका था। लेकिन कुछ दिन बाद ही एक दूसरी घटना ने भी सभी को सकते में डाल दिया था, जब चारों तरफ सारिका माहेश्वरी और दिलीप गुप्ता के उस कार एक्सीडेंट की खबर फैल गई थी। उस वक्त बिजनेस वर्ल्ड में भी जैसे एक स्याह पड़ चुका था, क्योंकि उस वक्त टॉप पर चल रही दोनों कंपनियों के घर मातम का माहौल था। तभी उस दिन पहली बार
आरुष ने आयत से उसका हमदर्द, उसका दोस्त बनकर उससे मिलने गया था। उस वक्त उसने उसे पहली बार एक नए नाम सिजुका से बुलाया था और उसे यह आश्वासन दिलाया था कि आयत जब भी मुसीबत में होगी उसे बचाने के लिए वह यानी कि आरुष जरूर आएगा। उस वक्त आयत, जिसकी ज़िंदगी ही एक झटके में उजड़ चुकी थी, वह आरुष की बातों के साथ साथ खुद उसे भी नहीं याद रख पाई थी। लेकिन आरुष अब्रॉड में रहकर भी उसे हर रोज़ मैसेज किया करता था। तभी कुछ दिनों बाद ही एक दूसरी घटना ने जैसे कोहराम ला दिया था। सारिका माहेश्वरी और दिलीप गुप्ता के लॉस से अभी लोग उभर ही पाते कि मलिक के साथ एक दूसरी घटना घट चुकी थी। यानी कि कुछ दिनों के भीतर ही अद्विक मलिक भी सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। तो वही अतीत के इन बातों को याद करते ही अविनाश, जिसका चेहरा इस वक्त गुस्से में कांप रहा था, वही अब अपने डैड की उस घटना को सोचते ही उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। एक धोखे के बदले की वजह से जब मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, फिर बाकियों को मैं कैसे माफ़ कर दूं? सबका इंसाफ होगा और अब सबको उनके कर्मों की सज़ा मिलकर रहेगी, ज़रूर मिलेगी। और इसकी शुरुआत सबसे पहले इस नए नवेले जोड़े को अलग करके होगी। अविनाश का इतना कहना था कि उसके चेहरे पर एक हंसी फैल गई थी। वह अभी भी ज़मीन पर बैठा बस ठहाके लगाता हुआ नजर आ रहा था। तो उधर अपने कमरे में आरुष इस वक्त काफ़ी परेशान, जैसे किसी दुविधा में नजर आ रहा था। खासकर अब तक आदित्य मलिक की बातों को सुनते हुए जैसे वह समझ न पा रहा हो कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। उसे अपने डैड की बात माननी चाहिए या फिर अपना सब कुछ छोड़कर उसे आयत के पास लौट जाना चाहिए, जिस वजह से वह अपने कमरे के भीतर काफ़ी परेशानी व उलझन के साथ चहलकदमी करते हुए नजर आ रहा था। तो वही दूसरी तरफ आदित्य मलिक के चेहरे पर अभी भी एक झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। शायद इसकी वजह आरुष था, लेकिन अभी वह खुद को शांत कर पाते उससे पहले ही स्टडी रूम के भीतर आते हुए कविता मलिक को देख उन्होंने काफ़ी सख्ती में कहा था, अगर आप यहाँ अपने बेटे की सिफारिश करने आई हैं तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरा फैसला बिल्कुल नहीं बदलने वाला। आप गलत समझ रहे हैं आदित्य, मैं यहाँ आरुष के बारे में आपसे कोई भी बात नहीं करने आई हूँ। मैं यहाँ बस ये पूछने आई थी कि आरुष के ऊपर इस तरह से सख्ती आजमाने के लिए आपने मेरा सहारा क्यों लिया। कविता मलिक का इतना कहना था कि आदित्य मलिक कुछ क्षण के लिए अपनी जगह पर ही सन्न रह गए थे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए आदित्य मलिक ने कहा था। तो वही कविता मलिक इस बार काफ़ी ज़्यादा सख्त नजर आ रही थी। अगर ऐसी बात है तो फिर आप अपनी नज़रों को हमसे क्यों छिपा रहे हैं? मेरी तरफ देख के कहिए आदित्य, इस वक्त आप जो भी कह रहे हैं वह सच है। लेकिन उसे सुनते ही आदित्य मलिक वापस से कविता जी की तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहा था कि उससे पहले ही कविता मलिक ने कहा, आदित्य, वर्षों पहले हुए उस घटना से कब तक अनजान बने रहेंगे? आखिर कब तक आप मेरी सहेली सारिका को ऐसे ही बदनाम करते रहेंगे? और अब उस बेटी के लिए भी अपने मन में इतनी कड़वाहट आखिर क्यों? जबकि उस सच्चाई को आप भी काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि वह सारी घटनाएं क्यों हुई थी और उसका असली जिम्मेदार कौन है। उसके बावजूद भी आप एक मासूम बच्ची के साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं, जो इस दुनिया में है ही नहीं, आपका वो भाई अद्विक, जिसकी वजह से ही न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई थी। इस सच को जानते हुए भी आप अपने भाई के मुंह में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि जैसे आप सच को जानना ही नहीं चाहते हैं, या फिर आप सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। जवाब दीजिए आदित्य,
आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे इस बात से हो रही है कि कहीं न कहीं अब आप भी बिल्कुल अपने भाई अद्विक की तरह ही मतलबी बनते जा रहे हैं। लेकिन भाई के मुँह में आप ये भूल रहे हैं कि अद्विक के उस मतलब की वजह से कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई थी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये बेरुखी, आपकी ये सख्ती एक बार फिर से कई ज़िंदगियों को बर्बाद न कर दे। इनफैक्ट उसका असर अभी से ही हमारे बच्चों के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप सही गलत के बीच फ़र्क नहीं समझ पा रहे हैं। या फिर आपने उस मर्डर या फिर अपने उस मर्डर्ड भाई के अलावा आप जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। मेरा भाई मर्डरर नहीं था, उसने कुछ नहीं किया। आवाज़ ऊंची कर लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती आदित्य। आपका भाई सिर्फ अपनी पत्नी का ही नहीं, मेरी सहेली सारिका, यहाँ तक कि उस अनाथ बच्ची का भी उतना ही ज़्यादा गुनहगार है। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जानबूझकर सच्चाई अनदेखा कर देने से सच्चाई नहीं बदल जाती आदित्य। जहाँ भी कविता मलिक अपनी बातों को पूरा किया ही था कि आदित्य गुस्से में थोड़े चीख उठे थे। लेकिन उनकी बातें पूरी हो पाती उससे पहले ही कविता मलिक ने उनकी बातों को काट भी दिया था। लेकिन उसे सुनते ही इस बार आदित्य मलिक थोड़े सकपका से गए थे, जिसे देख कविता मलिक ने आगे कहा, आदित्य, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। चाहे बात आरुष की हो या फिर अविनाश की हो या फिर वो आयत ही क्यों ना हो, मैं किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूँगी। इसलिए फ़िलहाल अभी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वक्त रहते सब कुछ संभाल लीजिए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कुछ बिगड़ा तो फिर आप हमेशा के लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खो देंगे। कविता मलिक ने कहा और तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गई थी। लेकिन पीछे रह गए आदित्य मलिक, जिनके चेहरे पर अब तक एक मायूसी साफ झलकने लगी थी। वह किसी बेसहाय की तरह पीछे सोफे पर बैठते हुए जैसे किसी सोच में डूब चुके थे। जैसे वो सालों पहले अतीत में हुई उन घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं। सालों पहले अपने हाथ में एक पेपर को पकड़े अद्विक मलिक काफ़ी जल्दबाजी में आसियाना के भीतर आते हुए चीख उठा था, वंदना, वंदना कहाँ हो तुम? जिसकी आवाज़ को सुन सिर्फ उसकी पत्नी वंदना ही नहीं बल्कि कविता मलिक भी दौड़ते हुए वहाँ आ चुकी थी। लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही अद्विक मलिक सामने खड़ी अपनी पत्नी के हाथों में एक पेपर को पकड़ाते हुए आगे कहा, तुम भी अब तक मुझसे तंग आ चुकी होगी, है ना? तो फिर ये लो तुम्हारी आज़ादी की चाबी। इस पर जितनी जल्दी साइन करोगी उतनी ही जल्दी आज़ाद भी हो जाओगी। अद्विक, ये कैसी बातें कर रहे हो? और ये पेपर, इस पेपर में क्या है? अद्विक मलिक की बातों को सुन उससे सवाल करते हुए वंदना मलिक ने कहा था। लेकिन अभी अद्विक मलिक उनकी बातों का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही वंदना के हाथों से छूटकर वह पेपर नीचे गिर चुका था। यहाँ तक कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे, जिसे देख कविता पूरी तरह से हैरान थी, जिस वजह से वह काफ़ी जल्दबाजी में ही नीचे झुककर उस पेपर को उठा लिया था। लेकिन उसे देखते ही उनकी आंखें चौंकते हुए फैल चुकी थी। तुम अद्विक, तुम वंदना को तलाक देना चाहते हो? आखिर क्यों? जिसका जवाब अभी अद्विक मलिक दे पाता उससे पहले ही वंदना वहाँ से दौड़ते हुए अपने कमरे के भीतर चली गई थी। वंदना, वंदना सुनो तो। जिसे ऐसे जाते थे कविता मलिक ने उसे रोकना भी चाहा था, लेकिन उससे पहले ही वंदना मलिक ने खुद को अपने कमरे के भीतर कैद कर लिया था। तो वही अद्विक मलिक, जिनके चेहरे पर इस वक्त एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अद्विक के हथेलियों पर उस पेपर को पटकते हुए उन्होंने काफ़ी गुस्से में ही कहा था, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी अद्विक, और इस बारे में बात आज शाम आदित्य करेंगे। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं मालूम था कि शाम होने से पहले ही वंदना मलिक
खुद को कमरे के भीतर ही ऊपर सीलिंग से लटका लेंगे। इस घटना ने जैसे आशियाना के भीतर ही नहीं, बाहरी लोगों के बीच में भी एक भूचाल सा ला दिया था। मामला पुलिस केस और उसकी कार्यवाही तक पहुंच चुका था, लेकिन मलिक ग्रुप और आदित्य के पावर्स ने इस मामले को जल्दी ठंडा भी कर दिया था। जिसके कुछ दिन बाद एक शाम आदित्य मलिक अपने छोटे भाई अद्विक के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। शायद वह उससे कुछ ज़रूरी बातचीत करना चाहते थे, लेकिन कमरे के भीतर से आ रही आवाज़ को सुन जैसे उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। जब कमरे के भीतर अद्विक मलिक किसी के साथ फ़ोन पर बात करते हुए यह कहा था, प्रॉपर्टी की चिंता मत करो राकेश, बस आज की रात अपने भाई उस दिलीप को सारिका की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दफा होने दो। फिर कल के उगते सूरज के साथ सारिका हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी और उसकी वो सारी प्रॉपर्टी तुम लोग आपस में बांट लेना। लेकिन अगली सुबह की न्यूज़ में सिर्फ दिलीप गुप्ता ही नहीं, बल्कि उसके साथ सारिका माहेश्वरी के डेथ की भी खबर फैल चुकी थी। तो उधर अद्विक की बातों को सुन आदित्य मलिक अपने कमरे में वापस लौट आए थे, लेकिन अगली सुबह की न्यूज़ को सुनते ही वह सन्न रह गए थे। शायद पिछली रात उन्होंने अद्विक की बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन वही अब अपने भाई के मुंह में उन्होंने अपने होठों पर एक खामोशी ओढ़ ली थी, क्योंकि अगर ये बात बाहर आती तो शायद उनके भाई की ज़िंदगी जैसे ख़त्म सी हो जाती। इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा था। लेकिन उस वक्त उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनके और उनके भाई की किस्मत में कुछ और ही लिखा है। पैसे और पावर्स के दम पर उन्होंने अब तक की सारी सच्चाई को दबा तो दिया था, लेकिन किस्मत की लकीरों को वो नहीं बदल पाए थे। और सारिका की मौत के सदमे को उनका भाई अद्विक बर्दाश्त नहीं कर पाया था, क्योंकि अब तक उसने जो भी किया था या फिर करता आ रहा था, वह सारिका को हासिल करने के लिए ही कर रहा था। लेकिन किस्मत ने उसे सारिका से इतना दूर कर दिया था कि जहाँ से अब वो चाह कर भी उसे हासिल नहीं कर सकता था। इस वजह से अद्विक ने खुद को हर वक्त शराब के नशे में डुबो दिया था, जिसे अब न खुद की चिंता थी और न ही अपने बेटे अविनाश की चिंता थी। लेकिन अविनाश को संभालने के लिए कविता मलिक थी, जो उसे आरुष और आयशा की तरह प्यार और दुलार करती थी। लेकिन उस वक्त अविनाश के दिल में पनप रहे नफरत और गुस्से की आग को वह भी समझ नहीं पाई थी। और कुछ दिन बीते ही थे कि एक रात अविनाश सबके सो जाने के बाद अपने कमरे से बाहर निकलकर ऊपर सीढ़ियों से अद्विक के कमरे की तरफ बढ़ गया था, जिसके भीतर अभी भी अद्विक खुद को शराब के नशे में पूरी तरह से डुबोया हुआ था कि अविनाश उसके करीब जाते हुए उसके बाजुओं को हल्का हिलाते हुए उसके सामने ही बैठ गया था। डैड। जा कानों में इस आवाज़ के पड़ते ही सामने नशे में धुत बैठा अद्विक अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए अविनाश की तरफ देखा। तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? चल जा यहाँ से और जाकर सो जा। माँ को आपने मारा है ना डैड? तभी अद्विक की बातों का जवाब देते हुए अविनाश ने कहा। इस बार उसकी बातों को सुन अद्विक की आंखें पहले से ज़्यादा खुल चुकी थी। चेहरे पर हल्के गुस्से की लकीरें भी उभर आई थी, जिसके साथ ही वो अविनाश को थोड़ा पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, तुझसे किसने कहा कि तेरी माँ को मैंने मारा है? हाँ, अगर वह चिंता होती तो इस वक्त मैं उसे ज़रूर अपने हाथों से मार डालता। वो मनहूस जब से मेरी ज़िंदगी में आई थी, मेरी ज़िंदगी में जैसे एक ग्रहण सा लग गया था, और जब गई भी तब भी मुझे चैन से जीने नहीं दी। खुद के साथ साथ मेरी खुशियों को भी ले गई, मेरी सारिका को ले गई। इसलिए मेरे लिए मनहूस थी वो। सुना तूने? तो वही अद्विक की बातों को सुनते हुए अब तक अविनाश के चेहरे पर भी गुस्से की लकीरें साफ उभर आई थी। मात्र 17 से 18 साल का अविनाश अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाया था।
और गुस्से में ही अपनी जगह से खड़े होते हुए वह अद्विक मलिक के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए गुस्से में ही चीख उठा था। मेरी माँ मनहूस नहीं थी, वो मुझसे प्यार करती थी, वो तो आपसे भी प्यार करती थी, लेकिन आप उसे हमेशा रुलाते रहते थे, आप उसे मारते भी थे, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। इतना कहते हुए अविनाश ने अब तक अद्विक के गालों पर लगातार 2 थप्पड़ और जड़ दिए थे, जिसकी चोट से तिलमिलाया हुआ अद्विक नशे की हालत में ही अपनी जगह पर खड़ा हुआ और गुस्से में ही अविनाश के ऊपर लगभग झपटते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? हाँ, रुक, अभी तुझे तेरी माँ के पास पहुँचाता हूँ। लेकिन अविनाश, जो काफ़ी फुर्ती के साथ अद्विक की पकड़ से दूर होते हुए कमरे से बाहर भाग गया था, उसे देख अद्विक, जिसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था, वह भी अविनाश का पीछा करते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। जहाँ बाहर आते ही वो गुस्से में ही अविनाश को ढूंढते हुए सीढ़ियों के पास आया ही था कि तभी पीछे खड़े अविनाश ने उसे ऊपर से धक्का दे दिया था। जहाँ इस वक्त नशे की हालत में होने की वजह से अद्विक खुद को संभाल नहीं पाया और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे फर्श पर गिर पड़ा था। सिर से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था, जिसके दाग उसके चेहरे पर भी थे और अब फर्श पर भी अपने निशान छोड़ रहे थे, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। तभी उसने देखा कि अविनाश ऊपर सीढ़ियों से नीचे उतरने के साथ साथ अपने हाथ में पकड़े एक वॉश को लिए उसके तरफ ही बढ़ गया था, जिसे देख अद्विक अभी कुछ कहता उससे पहले ही अविनाश उस वॉश पर अपनी पकड़ कसते हुए अद्विक के सिर पर लगातार वार पे वार करने लगा था। जहाँ इस वक्त अद्विक के साथ साथ खुद अविनाश भी चीख रहा था, मेरी माँ को मारा है न तूने, इसलिए आज तुझे भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और क्या कहा था तूने? तू मुझे मारकर मेरी माँ के पास पहुँचाएगा? आज मैं तुझे खुद यहीं पर जिंदा दफन कर दूंगा। जहाँ अब कुछ क्षण के भीतर ही अद्विक की चीख बंद हो चुकी थी, लेकिन अविनाश का गुस्सा, उसकी चीख और यहाँ तक कि अद्विक के सिर पर उस वार से अभी भी वार करना बंद नहीं हुआ था। तभी पीछे से काफ़ी जल्दबाजी में आदित्य मलिक दौड़ते हुए आए और अविनाश के हाथ से उस वास को छीन उसे दूर फेंककर अद्विक के पास ही घुटनों पर बैठ गए थे। तब तक कविता मलिक ने भी घबराहट में अविनाश को खुद के सीने से लगा लिया था। इस वक्त दोनों के चेहरे पर घबराहट और माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी, क्योंकि अद्विक की सांसें अब हमेशा के लिए थम चुकी थी, लेकिन अविनाश अभी भी गुस्से में हाँफ रहा था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।